हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से सीटेट पीआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हमारा आज 9th एमसीक्यू है। इससे पहले मैं 8 एमसीक्यू की क्लासेस ले चुकी हूँ, तो आप उन क्लासेस को भी देख लें अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो आप ये वीडियोस देख के भी बहुत हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे ही नए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अल बिरूनी कम फ्रॉम अ कंट्री नाउ कॉल्ड। अल बिरूनी एक ऐसे देश से आया था जिसे अब कहा जाता है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि अल बिरूनी एक पर्सन थे जो कि किसी दूसरे देश से आए थे। उस देश का नाम अब बदल के क्या रख दिया गया है, ये हमें बताना है। पहले वो हम ऑप्शंस रीड करते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान। बताइए अल बिरूनी कौन से कंट्री से आए थे। हमने एनसीईआरटी की बुक में भी रीड किया है कि अल बिरूनी जो है वो आए थे, कहाँ से आए थे बताइए, उज्बेकिस्तान। कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। ठीक है। पहले इसको क्या बोला जाता था? ख्वारिज्मी। ख्वारिज्मी ख्वारिज्मी पहले इस उज्बेकिस्तान को कहा जाता था, लेकिन अब इसको क्या बोला जाता है? उज्बेकिस्तान। तो अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। A public school is all about 2 or 3 children with special need in every class. Some children are physically or mentally challenged. These children study with other children while sitting in the same class. The public school mentioned above follow which of the following? एक पब्लिक स्कूल हर कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले 2 से 3 बच्चों के बारे में है। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं जो एक ही कक्षा में बैठे हैं। ऊपर वर्णित पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करता है? हमें बताना है कि अगर एक ही क्लास में स्पेशल नीड चिल्ड्रंस या स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन बैठे हुए हैं और नॉर्मल बच्चे भी बैठे हुए हैं तो उस क्लास को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हमें ऑप्शंस देखना है। फर्स्ट है सीसीई। सीसीई क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। हम इवेल्युएशन की बात नहीं कर रहे ना। सेकंड है इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके। पीयर एजुकेशन। फोर्थ है कॉम्पेंसेटरी एजुकेशन। ठीक है, तो देखिए हम इसकी बात भी नहीं कर रहे, पीयर एजुकेशन की भी बात नहीं कर रहे, और सीसी इवोल्यूशन की भी, इवेल्युएशन की भी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या करते हैं? ऑल स्टूडेंट्स इन वन क्लास। ऑल स्टूडेंट्स इन वन क्लास। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम हर हर तरीके के बच्चों को एक क्लास में बिठा के पढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर यही पूछा था ना क्वेश्चन में कि हर तरीके के बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन एक ही क्लास में है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। Question number 4. Sarita's teacher engaged her in a number of group activity such as group discussion, group project, etc. Which learning dimension is her teacher follow? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि सरिता की टीचर जो है वो उसे ग्रुप एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज कर रही है, ग्रुप एक्टिविटी के प्रोजेक्ट दे रही है। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी में एंगेज करके वो किस तरीके की लर्निंग सरिता को कराने की कोशिश कर रही है। चलिए हम ऑप्शंस रीड करते हैं। लर्निंग थ्रू रिएक्शन, रिएक्शन के थ्रू लर्निंग करा रही है। लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग, लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रही है। कॉम्पिटिशन बेस्ड लर्निंग। फोर्थ है लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। देखिए जब यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है ना, ग्रुप में सिखाने की कोशिश कर रही है, तो ग्रुपिंग से हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं ना कि ग्रुपिंग में सोशल होने की बात कर रहे हैं, है ना। ग्रुप में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो क्या सोशल होके सोशली पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो सोशल लर्निंग की बात कर रही है।
सरिता की टीचर उसे लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रही हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. A science exhibition was organized in Rohan's school. It was organized with an objective. Which one you view is the most appropriate objective? देखिए इसमें पूछा गया रोहन के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. उद्देश्य से आयोजित किया गया था. उसके विचार में सब उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है. हमें बताना है कि साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है रोहन के स्कूल में, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. साइंस एग्जीबिशन के थ्रू वो बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. ऑप्शंस रीड करते हैं. ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर वेरियस प्रोफेशन. उन्हें बच्चों को अलग अलग प्रोफेशन के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्निंग. उन्हें क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस्टेब्लिश अ नेम फॉर द स्कूल, या फिर स्कूल का नाम स्टेब्लिश कर रहे हैं, स्कूल के नाम को बढ़ाना चाहते हैं वो. सेटिस्फाई द पेरेंट्स, या पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है. ओके. तो हम ऑप्शंस को चेक करते हैं. देखिए पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो साइंस एग्जीबिशन नहीं लगाते, तो ये पहले क्रॉस हो जाएगा. उसके बाद स्कूल का भी नेम फेम करने के लिए नहीं हो रहा ये. ठीक है. प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्निंग, ये हम बोल सकते हैं. ठीक है. उसके बाद ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशन. ओके. बच्चों को हम वेरियस प्रोफेशन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो फिर इसका ऑप्शन क्या होगा. ये बी ऑप्शन जो है ठीक है. ठीक है. बच्चों को क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जब बच्चा एक प्रोजेक्ट बना के लाएगा, उसके सामने वाला बच्चा दूसरा प्रोजेक्ट बना के लाएगा, तो उसको क्या होगा, उसको आइडियाज मिलेंगे, है ना. एक अपने प्रोजेक्ट में भी उसने अपना माइंड लगाया, उसके बाद उसके फ्रेंड ने कुछ अलग बनाया, तो उसके लिए भी उसका माइंड क्रिएटिव होगा, है ना. जितनी नई चीजों को वो देखेगा उसका माइंड ज्यादा क्रिएटिव होगा. इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है. ठीक है. जब हम एग्जीबिशन में बच्चों को इंक्लूड करते हैं तो क्या क्या सीखते हैं बच्चे. एक्सप्लोर करते हैं, टैलेंट सीखते हैं ना. बच्चे क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने नॉलेज को. एक्सप्लोर देयर टैलेंट. ठीक है. तो जब हम इस तरीके की चीजें सिखाते हैं तो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. श्यामा goes to Kerala along with her family. There she see tall trees which are very different from those in her hometown Shimla. Which trees would she have seen in Kerala? श्यामा अपने परिवार के साथ केरला जाती है. वहां उसे ऊंचे पेड़ दिखाई देते हैं जो उसके होम टाउन शिमला के पेड़ों से बहुत अलग हैं. उसने केरला में कौन से पेड़ देखे होंगे. ओके. केरला के बारे में हमने पहले भी रीड किया हुआ है. तो आप बताइए केरला में ज्यादा कौन से पेड़ होते हैं. एप्पल के पेड़ होते हैं, लीची के होते हैं, पिन के पेड़ होते हैं, या कोकोनट के पेड़ होते हैं. बताइए. तो वहां पे केरला में सबसे ज्यादा कोकोनट ट्री होती है. ठीक है. कौन सी ट्री होती है, कोकोनट ट्री. ठीक है. और कोकोनट ट्री जो है वहां का स्टेट ट्री है. ठीक है. स्टेट ट्री ऑफ केरला. ठीक है. कोकोनट जो है वो स्टेट ट्री है केरला का. और एप्पल कहाँ का स्टेट ट्री है. एप्पल जो है हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है. ठीक है. उसके बाद लीची बिहार, बिहार का स्टेट है. बिहार में लीची बहुत ज्यादा मिलता है. ठीक है. तो ये भी आपको याद रखना है. ठीक है. बिहार में लीची ज्यादा मिलता है, हिमाचल प्रदेश में एप्पल ज्यादा मिलता है, और केरला में क्या मिलता है, कोकोनट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज मे बी कॉज्ड बाय स्टेगनेंट वाटर. हमें बताना है कि पानी के रुकने से कौन सा डिसीज होता है. 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, उनमें से एक हमें देखना है कि कौन सा सही है. फर्स्ट है पोलियो,
फिर है निमोनिया, चिकन पॉक्स या मलेरिया। देखिए मलेरिया कभी भी रुके हुए पानी के जमा होने से, पानी जब रुक जाता है, जमा हो जाता है एक जगह पे, तो वहां पे मच्छर बनते हैं और मच्छर क्या करते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। और पोलियो कौन सा डिसीज है बताइए। पोलियो कैसे होता है, पोलियो इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बने कि पोलियो क्या है तो वो इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, वो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैलने के बाद वो वायरस का रूप ले लेता है। उसके बाद क्या है, निमोनिया। निमोनिया कैसे होता है, निमोनिया वायरस है, चिकन पॉक्स भी वायरस है। ठीक है, और मलेरिया क्या है, ये मच्छरों के काटने से होता है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो इस क्वेश्चन को, ये मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी बहुत ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द झूम फार्मिंग प्रैक्टिस इन मिजोरम। हमें बताना है झूम फार्मिंग जो मिजोरम में की जाती है उसके बारे में बताना है कि वो झूम फार्मिंग किस तरीके की फार्मिंग होती है। ठीक है, हमें झूम फार्मिंग के बारे में बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस है, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर। एक क्रॉप काटने के बाद लैंड को कुछ सालों के लिए वैसे के वैसा ही छोड़ देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड है, द बैम्बो और विड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर कट एंड बर्न। जो भी उसमें हम लोगों ने सीड्स या क्रॉप्स उगाए थे उसको निकालने के बाद जो भी वहां पे लकड़ियां और सूखे ट्रीज बचे हुए हैं उसको हम जला के वैसे के वैसा वहां पर छोड़ देते हैं। द लैंड इज डीपली प्लग्ड बिफोर शोइंग सीड्स। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, या फिर जब बीज हम बोने जाते हैं तो उससे पहले उसमें बहुत गहरी जुताई करते हैं। इन वन फार्म 3 और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन। एक खेत में 3-4 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज पर नीड। जरूरत के हिसाब से रासायनिक खाद और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है। हमें ये बताना है इसमें कौन कौन से झूम फार्मिंग के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। इसमें है, देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन को फिर से रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट इट इज फॉर सम ईयर। तो ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, और सेकंड क्या है, द बैम्बो और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर कट एंड बर्न। उस भूमि पर उगने वाली बांस या खार पतवारों को काट कर जला दिया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है जूम फार्मिंग के लिए। उसके बाद क्या है, द लैंड इज लीप, नो, हम लैंड की कभी भी जुताई दोबारा से नहीं करते। ठीक है, उसमें जुताई नहीं की जाती है। उसके बाद इन वन फार्म 3 और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। उसमें 4 डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हम उगाते हैं, बताइए। तो ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, जब हम उसको थोड़े दिनों के लिए छोड़ देते हैं। झूम फार्मिंग में क्या करते हैं, झूम फार्मिंग में हम एक क्रॉप को उगा के और फिर थोड़े समय के लिए जो है कोई भी क्रॉप उस खेत में नहीं उगाते, उस लैंड को ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी खेती नहीं करते हैं। नहीं, उसके बाद जो भी खेती करने के बाद वहां खर पतवार नए उग जाते हैं उसको जला के और उनके जो ऐश होते हैं, उनके जो राख होते हैं उनको छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, वो खाद बन जाते हैं। ठीक है, तो नए खादों को हमें नहीं, उसमें जब हम नई फार्मिंग करते हैं तो उसमें हमें नए खाद नहीं लगाने पड़ते। ठीक है, और एक बार में वहां पे 3 और 4 प्लांट्स हम लगा सकते हैं झूम फार्मिंग में। ओके, तो ये 3 ऑप्शन सही है। तो ये 3 कहाँ पे है, 1, 2 एंड 4th। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है इसका आंसर। ठीक है, और झूम फार्मिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे की जाती है बताइए। झूम फार्मिंग नॉर्थ ईस्ट में की जाती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया में झूम फार्मिंग को किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9,
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो या समझ आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ताकि मेरे जो भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर आए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। दिस प्लांट हैज़ लीव्स which are used as vegetable. Its seeds are used to produce oil. हमें एक ऐसे प्लांट के बारे में बताना है जिसके पत्ते जो हैं वो सब्जियों के लिए यूज किए जाते हैं, हम सब्जी बना के खाते हैं, और उसके बीज जो है उसे हम ऑयल बनाते हैं। ठीक है, तो बताना है। ऑप्शंस है स्पिनच, कोकोनट, कैबेज, मस्टर्ड। तो बताइए, स्पिनच के पत्तों के ऑयल तो नहीं बनते, बस सब्जियां बनती है ना, तो इसका बस वेजिटेबल बनता है। कोकोनट, कोकोनट का ऑयल तो बनता है बट सब्जी में इसको डाला जाता है, लेकिन कोकोनट की सब्जी नहीं बनाई जाती, तो हम इसको भी रॉन्ग कर देते हैं। कैबेज, कैबेज से कोई ऑयल नहीं निकलता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मस्टर्ड, मस्टर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड से ऑयल भी बनता है। और सरसों के साग, सरसों की साग भी बनती है ना पंजाब में, सरसों की साग, मक्के की रोटी, है ना। तो मस्टर्ड जो है इसकी सब्जी भी बनती है और ऑयल भी बनती है। जो जो लोग पंजाब से हैं उनको ये क्वेश्चन लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट peeped into a mosquito's stomach and proved that mosquitoes spread malaria, and for his research was awarded Nobel Prize in the field of medication in December 1902. Okay. हमें एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताना है जिसने मच्छर के स्टमक में झांक के देखा था कि मच्छर जो है वो मलेरिया को फैलाते हैं, और उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, अब हम हमारे पास ऑप्शंस हैं चार्ल्स डार्विन, ग्रीगोर मैंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल, रोनाल्ड रोस। तो बताइए वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने मलेरिया के बारे में पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो वो है रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के बारे में पता लगाया था कि वो मच्छर फैलाते हैं, मच्छर जो है वो मलेरिया जैसी बीमारी को फैलाते हैं, और 1902 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था इसके लिए। ठीक है, और ये चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन कौन थे बताइए। ये फर्स्ट थ्योरी, इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या है, आकलन। हमें बताया था कि हम टेस्ट के थ्रू कैसे लोगों के बारे में पता कर सकते हैं कि किसकी किस फील्ड में ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, इन्होंने आकलन किया था, इन्होंने पहले सर्वे किया था, सर्च किया था, इन्होंने इसके ऊपर काम किया था कि हम हर इंसान की एबिलिटी, कैपेबिलिटी और समझने की क्षमता अलग अलग है। तो हम अगर हमें किसी एक क्षेत्र में नौकरी के लिए किसी को रखना है तो हमें उसका इवोल्यूशन, उसका आकलन करना पड़ेगा कि वो इस क्षेत्र के लिए ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। ओके, उसके बाद कौन है, जॉर्ज मैंडल। जॉर्ज मैंडल ने क्या किया था, इन्होंने, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, फादर ऑफ, ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। इन्होंने पियर प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था, और इन्होंने बहुत ही मतलब तसल्ली से रिसर्च किया था। 8 इयर्स तक इन्होंने ये रिसर्च किया था और बताया था कि प्लांट पियर्स जो है वो कैसे ग्रोन अप हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट जनरेशन का प्लांट है वो एक ही मतलब उसकी हाइट सेम होगी, उसके बाद वाला भी कोई प्लांट होगा तो वो भी सेम होगा, लेकिन इसके बाद वाली जो जनरेशन आएगी वो छोटा फिर बड़ा, इस तरीके का उन्होंने पियर के प्लांट के ऊपर सर्च किया था, और 8 इयर्स तक ये रिसर्च चला था उनका। तो इनका पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई था। ओके फ्रेंड्स, और क्या है, जॉर्ज मिस्ट्रल।
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वेलक्रो वेलक्रो के बारे में पता लगाया था। वेलक्रो के बारे में कैसे पता लगाया था? एनसीईआरटी की बुक में भी हमने इनके बारे में स्टोरी पढ़ी है कि ये अपने डॉग को लेके वॉक के लिए गए, और जब ये वॉक वॉक से वापस अपने डॉग को लेके आए तो उन्होंने देखा डॉग के स्किन पे छोटे छोटे कांटेदार कुछ चिपका हुआ है। तो फिर उन्होंने उसको निकाला, तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि जब डॉग के स्किन पे ये कांटेदार चीज चिपक गई है तो इस चीज से हम कुछ बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, वेलक्रो का निर्माण किया था। वेलक्रो का निर्माण किया था। वेलक्रो क्या होता है? जो स्लीपर्स होते हैं ना, जिसमें ऐसे जहाँ पे कांटे 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 सा रहता है, और कांटे कांटे से ऐसे निकला निकला सा रहता है, और दूसरे वाले साइड में क्या रहता है, डॉट 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 सा, और इन दोनों को जब हम चिपका देते हैं तो वो चिपक जाता है। वो स्लीपर्स में होता है, तो वो बैग्स में होता है ऐसा। तो वो उन्होंने, जॉर्ज मिस्ट्रल ने ये रिसर्च किया था, उन्होंने वेलक्रो का निर्माण किया था। ओके ओके फ्रेंड्स, मैंने तो पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिए, ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो आप वीडियोस देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बाय बाय, थैंक यू।